सभी पेरेंट्स के लिए, स्पेशली इंडिया में, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव करना और उनके फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर देख लें तो बच्चों की चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे मैरिज हो, ये सब इतने कॉस्टली अफेयर हैं। एंड इमेजिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है, आज से 10 साल 20 साल बाद ये चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी, ये सिर्फ सोच के ही ना एक नॉर्मल इंडियन पेरेंट को टेंशन हो जाती है। आई हैव ए 4-year-old डॉटर और ये सेम टेंशन मुझे भी होती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। तो मैं कई बार खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि ये सब कैसे मैनेज होगा, कैसे मैं फ्यूचर में ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँगा, उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं कि उसका फ्यूचर प्रॉपरली सिक्योर हो जाए। अगर आपको भी अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए कि आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग अपने लेवल पर क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं ये भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं एंड लेट्स डिस्कस टॉप 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज की हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिस्ट का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, ये आप बॉयज़ के लिए नहीं करवा सकते हैं। जब तक आपकी बेटी 10 साल तक की उम्र अटेन करती है तब तक आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपनी बेटी के लिए, और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 21 ईयर्स का। इस पर आपको 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और ये एक बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपको जो डिपॉजिट्स करने हैं वो 15 साल तक करने हैं। 15 साल के बाद यानी कि 16वें से लेकर 21वें साल तक आप इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपकी बेटी 18 ईयर्स की एज नहीं अटेन कर लेती। 18 साल की उम्र अटेन करने के बाद आप उसमें से 50% पैसा निकाल सकते हैं और बचा हुआ 50% अमाउंट आप तभी निकाल पाएंगे जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, यानी कि अकाउंट को खुले हुए जब तक 21 साल ना हो जाए। तो एक एडवांटेज अगर इस अकाउंट का देखा जाए तो वो ये है कि आप किसी भी सूरत हाल अपने बच्चे के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा उसी के हायर एजुकेशन, उसी की शादी के लिए यूज़ होगा, बिकॉज इसमें लॉक इन बहुत ज़्यादा है, 21 साल का लॉक इन है। और थोड़ा सा इसका डाउन साइड ये है कि अगर आपको उसके एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, सपोज 50% से आपका काम नहीं चल रहा, तो उस केस में आप थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे। बट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ल्यूक्रेटिव है, 7.6%, और ये जो इंटरेस्ट है ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, मतलब आपको इसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं देने हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो पैसा आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे इस पे आप 80C की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज़। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर, और वो है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला डिफरेंस है इंटरेस्ट रेट का। सुकन्या समृद्धि में आपको 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि PPF में आपको 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि का लॉक इन जहाँ पर 21 साल का है, PPF में लॉक इन केवल 15 साल का है। बाकी टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो 80C में डिडक्शन के लिए PPF का इन्वेस्टमेंट भी एलिजिबल है, और PPF के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो PPF अगर हम समझें तो बेसिकली सुकन्या समृद्धि का एक रिलैक्स्ड वर्जन है, क्योंकि ये टास्क स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक नहीं है। PPF को आप केवल गर्ल चाइल्ड के लिए ही नहीं, इनफैक्ट बॉय चाइल्ड के लिए भी ओपन करवा सकते हैं। तो बेसिकली PPF में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लॉक इन पीरियड थोड़ा सा शॉर्टर मिलता है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए एज अगेंस्ट सुकन्या समृद्धि अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुकन्या समृद्धि में 7.6% टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको, और PPF में आपको 7.1% के टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो 2 डेट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने के बाद हम अपनी लिस्ट के तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, और वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम जब अपने बच्चों के फ्यूचर की बात कर रहे हैं
तो मैं नियर फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 2-3 साल शॉर्ट टर्म होराइजन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म होराइजन की बात कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करते हैं तो ये बात आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है, और अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो जिस रेट से हमें डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिटर्न दे रहे हैं, उससे उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन को बीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके सेविंग्स और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलावा या इक्विटी के अलावा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। बस इक्विटी में इन्वेस्ट करते समय एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो है डिसिप्लिन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब आप SIPs करते हैं या लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू बी पेशेंट, पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम डेट और इक्विटी में से कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना पैसा डेट में कितना इक्विटी में लगाना है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इस पॉइंट पर भी मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आपको डेट और इक्विटी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने फंड्स का और कैसे इन्वेस्ट करना है। उसके पहले अपना 4th ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, और वो है गोल्ड। तो इंडिया में गोल्ड भी एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और गोल्ड के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो वॉलेटाइल मार्केट्स में एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट प्रूव होता है जब हमारी इक्विटी और डेट मार्केट्स ठीक से ऑपरेट नहीं कर रही होती। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि इक्विटी और डेट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है, ये आप सब जानते हैं। तो उस रिस्क को हेज करने के लिए हम गोल्ड में भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि गोल्ड ने भी डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। बहुत अच्छे रिटर्न्स मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गोल्ड एक्चुअली आपको हेल्प कर सकता है डाउनफॉल या डाउन ट्रेंड से बचाने के लिए। तो गोल्ड में आप ETFs के थ्रू या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मी ये सजेस्ट करते हैं कि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की कॉस्ट ज़्यादा है। और डिजिटल गोल्ड जब आप लेते हैं तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ 10, 15 और 20 ईयर्स वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न्स दें, और साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। चलिए अब एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक्चुअल में ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि आपको कितना प्रपोर्शन ऑफ मनी इक्विटी में डालना है और कितना डेट में डालना है। ये समझने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी वो है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी कैटेगरी हो गई ऐसे लोगों की जो मॉडरेट रिस्क लेने में बिलीव करते हैं। और तीसरी कैटेगरी हो गई जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो इनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, और आपके जो गोल्स हैं, जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो 15+ ईयर्स के बाद पड़ने वाली है या 21 ईयर्स के बाद पड़ने वाली है, तो उस केस में आप PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको 0 रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट 15 साल से पहले भी पड़ सकती है, तो उस केस में आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट कर सकते हैं, या इन दोनों में एक मिक्स बना सकते हैं कि कुछ पैसा आपने PPF में डाल दिया या सुकन्या समृद्धि में डाल दिया और कुछ पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब आ जाते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स पे जिनकी रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, मतलब वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं फॉर ए स्लाइटली बेटर रिटर्न्स। तो आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन रहता है कि आप डेट्स और इक्विटी में 50-50 पैसा डिवाइड कर दें। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं फॉर हायर रिटर्न्स, तो आपके केस में 80 to 100% पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से म्यूचुअल फंड्स की तरफ नहीं जाना, इक्विटी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो 80% इक्विटी में डाल दीजिए, 20% या 10%, मतलब 80-20 या 90-10 का रेशियो आप बना सकते हैं, जिसमें 10% आप डेट्स में डाल सकते हैं। चलिए ये जो मैंने अभी एलोकेशन आपको समझाया है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपको 75 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करने हैं और जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 15 साल का है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 18 से 19 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो एलोकेशन रेशियो होगा वो 80:20 होगा, यानी कि 80% इक्विटी में और 20% डेट में डाल सकते हैं।
तो आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो टारगेट्स की और ये जो कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप ये टारगेट्स एक्सीड भी कर जाएं और हो सकता है कि आप ये टारगेट्स अचीव ना कर पाएं, बिकॉज फ्यूचर इज इनसिक्योर एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका 50 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करने हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 ईयर्स का है, तो उस केस में आपको 24 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और एसेट एलोकेशन क्या होगा, 65:35 आप कर सकते हैं, 65 इक्विटी में, 35 डेट में। अब देखिए जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन डिक्रीज़ हुआ तो हमारा जो इक्विटी का एलोकेशन है वो 80 से घट के 65 पर आ गया और डेट का एलोकेशन 20 से बढ़ के 35 पर आ गया, क्योंकि इक्विटी वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लॉन्ग टर्म है और डेट वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है और मीडियम या शॉर्ट टर्म के लिए है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपको 35 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करने हैं और ये काम आपको 6 साल के अंदर करना है, तो उस केस में आपको 36,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए एलोकेशन 40% इक्विटी का हो गया और 60% डेट का हो गया। तो इन एग्जाम्पल से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ रहा है, जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है, आप देखिए जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो मंथली आप इन्वेस्ट करेंगे, वो अमाउंट कम होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट हो रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो विच मीन्स कि जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। जितना डिले करते चले जाएंगे उतना आपके ऊपर जो बर्डन है इन्वेस्ट करने का वो बढ़ता चला जाएगा और प्रैक्टिकली आपको उतने रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। आप अपने पैसे को उतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं करा पाएंगे जितना आप जल्दी स्टार्ट करके कंफर्टेबली उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि जो चाइल्ड फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स आती हैं कई कंपनीज की, क्या हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। बेसिकली वो सारी स्कीम्स भी जो चाइल्ड फोकस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं। कुछ एक दो स्कीम्स हैं जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन बना के चलती हैं। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने जैसा ही है, सिर्फ उसमें एक फ़र्क है कि वो जो स्कीम्स हैं वो एक लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं। मतलब उनकी मैच्योरिटी आपको तभी मिलेगी जब आपकी बेटी या आपका बेटा 18 साल की उम्र को क्रॉस कर लेगा। तो अगर आप उस लॉक इन के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप वो वाली स्कीम्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉक इन के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, तो उस केस में आप वो वाली स्कीम्स मत ऑप्ट करिए। कंक्लूड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा और वो है इंश्योरेंस का। जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट तो देखते हैं कि मैं इतना पैसा लगा के इतना कमा लूँगा, इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतने साल बाद इतने पैसे मिल जाएंगे। इस तरह की कैलकुलेशंस हम सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छे से समझने भी लगे हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं और वो है इंश्योरेंस का, कि बुरा वक्त किसी ने नहीं देखा। तो कल को आपके साथ कुछ बुरा हो, आपके बिजनेस के साथ कुछ बुरा हो, आपकी हेल्थ के साथ कुछ बुरा हो, तो वो जो झटके लगते हैं, मैं कह सकता हूँ, वो आपके झटके आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली को तो लगते ही हैं, साथ में आपके फाइनेंसेस को भी लगते हैं। तो जब हम फ्यूचर की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कभी भी पूरी नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट है जब तक हम उसमें इंश्योरेंस ना ऐड कर दें। तो इंश्योरेंस को भी ध्यान में रखिए और अच्छे इंश्योरेंस पॉलिसीज़, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, वो ज़रूर कराइए अपने लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।